इंसान का बच्चा सिर्फ दो डर के साथ पैदा होता है कि जितने भी चीजों से तुम आज डर रहे हो ना, ये तुम्हारे अंदर समाज में डर है। फैमिली प्लानिंग के लिए क्या समझते हैं लोग? कुछ लोग समाज को नष्ट कर देता है, कुछ लोग समाज का उदाहरण कर देता है। वो हिटलर हो सकते हैं या गांधी हो सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है। दादा दादी या फिर नाना नानी का एक बहुत बड़ा योगदान बच्चों का संस्कार डेवलप करने में। ओवर प्रोटेक्शन बढ़ गया, ओवरली बहुत ज्यादा प्यार बढ़ गया एक्चुअली में। आज भी तुम वही एनिमल बन के, वही एनिमल इंस्टिंक्ट के साथ बच्चों को मारपीट करके अंदर रखना चाहेंगे तो गलत बात है। तो ये हुआ जन्म के साथ साथ का किस्सा। अब जैसे जैसे आगे डेवलप बढ़ते जाता है ना, तो उसको कैरी करने का एक जो व्यवस्था है, मम्मी लोग इसको कैरी करते हैं, हमेशा अपने साथ में रख के कैरी करते हैं। जब कैरी करते हैं ना, तब इसको बैलेंस बनता है। बच्चा ऐसे पड़ा रहेगा ना तो बैलेंसिंग नहीं मिलेगा, उसको चलने में दिक्कत होगी आगे जाके। तो जब उठा के जब चलने लगता है ना, तो इसको पता चल जाता है कि बच्चे को ये सराउंडिंग अभी बदल रहा है, ठीक है, और मैं हाइट में हूँ, मुझे उठाया गया है। इसलिए इंसान का बच्चा सिर्फ दो डर के साथ पैदा होता है, एक तो आवाज और दूसरा हाइट। दूसरा कोई डर होता ही नहीं है कि जितने भी चीजों से तुम आज डर रहे हो ना, ये तुम्हारे अंदर समाज ने डाला है। बाकी जन्म जो तुमने लिया ना, वो सिर्फ दो डर के साथ, एक हाइट और एक आवाज। शायद इसीलिए मैंने बाकी रील्स वगैरह में देखा कि छोटे बच्चे कभी सांप से खेल रहे हैं, कभी किसी से खेल रहे हैं, कभी किसी जंतु को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो उनके अंदर वो डर होता ही नहीं, शायद इसलिए डाला ही नहीं गया। लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर ये पहले से होता है कि ये किटन जो है, बिल्ली क्या बच्चा, आप उसको स्नेक को दिखाए बिना भी बड़ा करेंगे, लेकिन उसका जेनेटिक्स में ये है कि ऐसा कोई कर्व्ड सब्सटेंस जो स्मूथ हो, जिसके आगे दो आंखें हैं, अगर नजदीक में है तो तुरंत जंप मारो क्योंकि वो काटेगा। तो ये इस तरह से उसके अंदर डाला गया, लेकिन इंसान के बच्चे के अंदर ये भी नहीं है। एक भूत वाला मूवी में मैंने देखा था कि एक रूम के अंदर कोई नहीं जा सकता, लेकिन हमारा सीए ऑफिसर है उसके अंदर, तो एक बच्चे को वहां पे सुला के आ गया वापस। फिर आधा एक घंटे के बाद वापस जाके खोला तो बच्चा खेल रहा है। तो सब लोगों ने सोचा कि उसके अंदर तो भूत है, लेकिन बच्चों को तो दिस इज कम्प्लीटली नॉनसेंस कि भूत है वगैरह, लेकिन बच्चे के अंदर वो डर है ही नहीं। एक ही एग्जांपल ये उसके साथ भी है कि जो जितने हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जैसे कि हिरन है, जैसे ही वो बच्चा पैदा करता है ना, वो डर उनके अंदर होता है कि कोई जैसे कि कोई दूसरी आवाज, यानी कि कोई अपनी माँ की आवाज के साथ कोई दूसरा आवाज सुनाई दे ना उनको, जैसे कि भालू है, शेर है, जो भी, वो भी तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। वो भी उनके अंदर एनिमल्स के अंदर ये भालू शेर का तो आवाज तो है ही, उसके साथ साथ में मिट्टी में पाँव दबा के चलने वाला हर एनिमल्स का उस फ्रीक्वेंसी को भी पकड़ लेता है वो। और लकड़ियों का जलने का, लकड़ियों का टूटने का आवाज को भी पता चल जाता है। और कहीं दूर से भी अगर जंगल में आग लगी है तो उस हवा का महक को भी वो ढूंढ लेता है, और पानी को भी ढूंढ लेता है दूर दूर से। और ये सारे कैपेसिटी के साथ ये जंगल में रहने वाले एनिमल्स को पैदा ही करना पड़ता है। जैसे हाथियों का, जैसे हाथी जब वो सूख जाता है ना, अफ्रीका में जब सूख जाता है, तो हाथी के जो फीमेल जो हाथी होती है, वो उसका नेतृत्व कर रही होती है उसका, तो वो हवा में सूर उठा के पता कर लेती है किस जगह कहाँ पानी मिल सकता है एक्चुअली में, कई किलोमीटर से, वो कई किलोमीटर। तो इसके ये कैपेसिटी इंसान का भी है कि बारिश कब आता है, कहाँ हो रहा होगा, ये हमें पता लगाने का तरीका है। क्योंकि हम पिछला 12-15 हजार सालों से एग्रीकल्चर के बेस पे जी रहे हैं, और एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ बारिश पे डिपेंड है। तो ये हमारे अंदर हमने ऐसा एक क्षमता डेवलप भी कर दी है कि भाई बारिश आ रहा है तो ये बहुत ही खुशी की लहर है। तो उसको पहले से पता लगाने का एक तरीका है। आज भी जैसे बुजुर्ग लोग बता देते हैं कि कल शायद हम सिटीज में रहते हैं, हमें एक्सपोजर नहीं, इसलिए पता एक्सपोजर भी नहीं, हमें उसकी जरूरत भी नहीं। सही बात, हमें तैयार मिलता है, हर चीज तैयार मिलता है इसके कई कारण। तो ये एक था। तो इनिशियल स्टेज पे अगर देखा जाए तो पेरेंटिंग में यही है, यहाँ से डेवलप हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग जो हमारी भाषा में, तो जैसे आपने स्टार्टिंग बताया कि हम अब शादी कर ली हमने, मैं मेरी वाइफ ने, अब फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो फैमिली प्लानिंग के लिए क्या समझते हैं लोग? ये समझते हैं कि अब हम माँ बाप बनेंगे एक्चुअली में,
पर मुझे लगता है कि फैमिली प्लानिंग जो दो शब्द हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रह्मांड जैसा एक्चुअली इसमें डिस्कशन हो सकता है इसके अंदर एक्चुअली फैमिली प्लानिंग का। मानते हैं कि इस बात को? एक्चुअली क्या है फैमिली प्लानिंग और कैसे होनी चाहिए फैमिली प्लानिंग? ये मैं इसलिए एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं ज्यादातर एग्जांपल्स एनिमल्स में से लूंगा क्योंकि हम है ही सोशल एनिमल एनिमल्स। और हम एनिमल थे ही, सोशल एनिमल तो अभी बने। ठीक है, चलो आज सोशल एनिमल बनने से पहले हम बिल्कुल एनिमल ही थे। तो ये फैमिली प्लानिंग की जो बात कर रहे हैं वो इंसान है इसलिए हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, वरना तो हम जानवर के जैसे फैमिली प्लानिंग नहीं नहीं करते। करते। इंसान अब ऐसा नहीं रहा कि आपको जब इमोशन आ गया तो आपने बच्चा कर दिया, ऐसा तो नहीं रहा। हमारे केस में भी ज्यादातर लोगों के केस में अभी ऐसा होना भी चाहिए कि आप जब रेडी हो तब आपको बच्चा पैदा करना चाहिए। रेडी इन व्हाट सेंस? वही जो हम बात मैं बता करते रहा हैं। हूँ देखिए, ऐसा नहीं कि इमोशनल आपको प्रेशर आ गया, डोपामाइन इफेक्ट आ गया, ठीक है, ऑक्सीटोसिन ने अपना काम कर दिया, रोमांटिक मूड में आ गए और आपने बच्चा पैदा कर लिया, वो तो बिल्कुल एनिमलिस्टिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्टिवेट हो गई। केमिस्ट्री बायोलॉजी एक्टिवेट हो गया, तो बायोलॉजी ने तुमको कंट्रोल किया है, तो वो नहीं होना चाहिए इसमें फैमिली प्लानिंग में। फैमिली प्लानिंग में जब आप बात कर रहे हैं, जब आप शादी की तैयारी कर रहे हैं ना, उस टाइम से जब आप किसी से शादी करने वाले हो उसके साथ क्या बातें करते हैं? प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, है ना? कभी भी फैमिली प्लानिंग के बारे में कभी नहीं। बहुत रेयरली बात होती है। मुझे लगता कोई बात करता है। हाँ, ये भी एक टाइप का कैलकुलेशन है, क्योंकि जो तुम्हारा तो प्यार चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सही बात। आगे आने वाला जो संतान है उसका क्या गलती? वो हिटलर हो सकता है या गांधी हो सकता है, ये बात है। वो तुम्हारे ऊपर है। सही बात है। हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है थॉट्स के ऊपर डिपेंड होता है, कैसे हाँ, कैसे परवरिश में, क्योंकि हिटलर भी था, उसका भी माँ बाप है, उसको भी पेरेंटिंग मिला। गांधी जी भी थे, उनका भी पेरेंट है, उनका भी पेरेंटिंग हुआ था। कुछ लोग समाज को नष्ट कर देता है, कुछ लोग समाज को धारण कर देता है। तो ये सब डिपेंड होता है परवरिश के ऊपर, मैं तो मानता हूँ। इसलिए तो हमने ये कार्यक्रम भी इसलिए शुरू किए। तो मेरा अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो ये मानता हूँ कि जब भी आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, तो जब आपने लड़की देखने गया ना, उससे पहले ही आपको ये फैमिली प्लानिंग भी कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से दिमाग के अंदर तो ये होना चाहिए कि कब बच्चा करें, कौन सा साल में, ठीक है। अगर हुआ तो कौन केयर टेकर रहेगा, क्योंकि ऐसा भी कंफ्यूजन होता है कि अभी आजकल पे दुनिया में दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, तो साथ में कौन रहेगा, ठीक है। अगर वाइफ नहीं रह पाई 6 महीने या 5-6 महीने उनका जो पीरियड है, उस टाइम पे वो रहेगी, उसके बाद कौन रहेगा? यार ये तो कोई बात करता ही नहीं है। कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। जनरली मैंने देखा है कि ऐसे कपल है, दोनों काम करते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली डिसाइड करते हैं, चलो तुम्हारी मम्मी को बुला लेते हैं, चलो मेरी मम्मी को बुला लेते हैं, या उसको रख लेते हैं या उसको रख लेते हैं। इस चीज कोई बात करता ही नहीं है। ये चीज कोई नहीं करता। और ऊपर से आपको एक बात, ये तो एक शौक वाली बात है कि मिडिल क्लास में ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है कि बच्चा पैदा होना हो, डिलीवरी देना हो, तब जाके पैसा का अरेंजमेंट करते डिलीवरी। हाँ, सही बात कि भाई तुम इतना टाइम से कर क्या रहा था? सही बात है। अब 10 महीने तक तुमने क्या किया? अचानक से तुम्हें, हाँ होता है, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेशंस होता अलग है, है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो ये सारे के सारे चीजें मिला के करो। क्योंकि अगर समझो कि मेरा अभी डेट निकल आया है वाइफ के, ये टाइम में जैसे समझो कि 12वां महीने का डेट आया है, दिसंबर का डेट आया है, तो मुझे कुछ अक्टूबर या अगस्त अक्टूबर के अंदर मेरे को कोई लोन चल रहा हो तो पेड अप कर देना चाहिए। एग्जैक्टली ना, बराबर है। या किसी को बोल के रखना चाहिए कि ये टाइम पे मुझे थोड़ा जरूरत पड़ेगी, या फिर जहाँ पे आप एम्प्लॉई हो तो वहां पे भी बोल के रखे। तो कोई इस तरह का भी प्लानिंग करता है, तो अब आगे की प्लानिंग है, ये भी प्लानिंग होता है ड्यूरिंग वार्तालाप। शादी से पहले जो वार्तालाप करते हैं उसके अंदर भी प्लानिंग होता है, माइक्रो प्लानिंग, तो इसको लेके चलना पड़ता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा ये हमारा टॉपिक पेरेंटिंग है इसलिए पेरेंटिंग के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, पूरा लाइफ टाइम यही पेरेंटिंग को लेके दिमाग में लेके चले, ये तो नहीं कह रहा। लेकिन इस पॉडकास्ट के हिसाब से हम ये बताना चाहते हैं, कभी कभी इस तरह की बात हो तो पेरेंटिंग को भी दिमाग में रखो। सही बात। मेरा मतलब ये है। मैंने जनरली देखा है कि जो कपल्स हैं, जो खर्चे, जैसे स्टार्ट फ्रॉम द वुमेन स्टार्ट कंसीविंग चाइल्ड,
जैसे तो खर्चे चालू होते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी है और तरह के इंजेक्शंस लगते हैं एक्चुअली में। ये सब चीज़ें कितनी बड़ी चीज़ें एक्चुअली में, जब जब बच्चा स्टार्ट होता है उसका, तो कितना खर्चा आता है एक्चुअली में। मैंने सुना है कि हर महीने सोनोग्राफी होती है, हर महीने शायद कुछ इंजेक्शंस भी लगते हैं उसमें। तो सब चीज़ की तो ये प्लानिंग, कुछ लोग तो इसकी प्लानिंग नहीं करते एक्चुअली में, फाइनेंशियल प्लानिंग भी नहीं करते, तो मेंटल प्लानिंग की तो बात ही अलग है एक्चुअली में। तो मुझे नहीं लगता कि जब जब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है एक्चुअली में। एग्जैक्टली। अब ये तो ठीक है, चलो तुमने बहुत इनिशियल बात की, इंजेक्शंस और वैक्सीनेशन और ये सब भी आता है आगे, मेडिसिन मेडिसिन वगैरह आता है। उसके बाद में स्कूलिंग ना, कौन सा स्कूल, ठीक है, तो स्कूल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और किस तरह का परवरिश, किस तरह का माहौल मिलेगा घर में। क्योंकि मेरे पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हम तो चाहते हैं ऐसा, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो वो नहीं मानते, मतलब इनके बच्चे का दादा दादी जो है वो नहीं मानते। वो लोग इसको बच्चे को बिगाड़ते हैं, वो लोग मोबाइल देते हैं, वो लोग खाना खिलाते हैं। तो पहले तो अपने पेरेंट्स के साथ मिलके बैठ के बात करना चाहिए, सही बात। एक रूम में जाओ, पेरेंट्स को बुला के बात करो कि पापा आपने मुझे तो बड़ा किया, मेरे को उसमें नाज है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं अच्छा हूँ, आज अच्छा कमा रहा हूँ, मैं अपना लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो आज की दुनिया में जा रहे हैं, तो उसके लिए जो परवरिश होना चाहिए ना, उसको मुझे डिजाइन करने की, ये एक बार तो कम्युनिकेशन करके कंप्लीट करना चाहिए। काफी सारे औरतें, जब भी मैं पेरेंट मीटिंग करता हूँ, काफी सारे औरतें हैं, काफी सारे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि हमारे सासू और हमारे जो ससुर जी वो नहीं मानेंगे। मैं बोलता हूँ कि हस्बैंड को बोलो, तो बोलते हैं कि हस्बैंड को भी वो मना ही कर देते हैं। तो एक्चुअल में ये जो ससुर सास का जो प्रॉब्लम है वो सोसाइटी में काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट लगाएंगे, क्योंकि ये तो गलत बात है कि आपका बच्चों का परवरिश में भी उनका बहुत बड़ा योगदान होना, तो फिर क्या मतलब रहा पेरेंटिंग का। घर में जो हर बंदा है या बंदी है, उसका उसका कहीं ना कहीं योगदान तो होता ही है बच्चे, छोटे बच्चे पालने में, ठीक है। आप उससे अलग तो नहीं रह सकते, अपने माँ बाप से या दादा से अलग नहीं रह सकते बच्चों को। तो उनको भी मेरे ख्याल से जब आप बच्चा पैदा करने वाले हो ना, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो कि भाई हमारा दुनिया अलग है, आपका दुनिया अलग है, कुछ चीजें मेरे हिसाब से चलेंगे एक्चुअली में, और वो करनी पड़ेंगी आपको भी। आप फोर्स कर रहे हो मुझे, वो बात अलग है बच्चा पैदा करने के, पर आपको भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आप दादा दादी हो या आप नाना नानी कोई भी हो, तो जितना हम सीख रहे हैं पेरेंटिंग के, तो आप भी सीखो एक्चुअली में। आपने जो परवरिश दी है मैं खुश हूँ, नो डाउट, लेकिन कुछ चीजें अब बदल गई हैं, ठीक है। टाइम के हिसाब से जो चीज हम मानते थे वो सही है, पर अब वो चीजें गलत हो गई है। तो है, वो बात सही है। उसमें योगदान करने की बात जो आपने की है, वो इनको पिज्जा खिलाने के लिए या फिर इनको जंक फूड, मतलब जंक फूड हो या फिर गलत आदत डलवाना, इसमें ही योगदान नहीं, दादा दादी या फिर नाना नानी का एक बहुत बड़ा योगदान बच्चों का संस्कार डेवलप करने में है। अगर वो नहीं होते ना, तो वो जेनेटिक फ्लो नहीं होता। पेरेंट्स जो है पहले के टाइम पे वो घर का काम करती है औरत, और आदमी जाता है हंटिंग के लिए या फिर गैदरिंग के लिए कुछ ना कुछ, तो बच्चों का परवरिश हमेशा दादा दादी और नाना नानी ने रखा था, और अपने बच्चों के बच्चों का जो पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर सिखाने का जो जिम्मेदारी उन्होंने लिया था। इसमें एक बहुत अच्छे से कंसेप्ट है, नानी है ना, हमेशा अपने बच्चे पोते को या पोता पोती को अच्छे से सिखाएगी, लेकिन दादी के साथ थोड़ा सा तुम्हारा कनेक्शन डिफरेंट रहता है। मालूम है, जब तुम नानी के पास जाते हैं ना, तो अलग फीलिंग होती है, अलग फीलिंग होती है। दादी के पास जाते हैं तो तुमको अलग फीलिंग होता है। तुम्हें पता है कि ये क्यों है? मुझे शायद ऐसा लगता है कि इसमें शायद मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है इसमें एक्चुअली में, ऐसा लगता है मेरे विचार से एक्चुअली में। मैं रियल बताऊं, एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफरेंट है टॉपिक। जब नानी सोचती है ना, तो नानी की बच्ची है तुम्हारी मम्मी, और बच्ची से तुम आए हो, अच्छा, ठीक है, तो वो एकदम प्योर है, प्योर है, उन्हीं का जीन है, उसको कोई डाउट नहीं है कि ये मेरा जीन नहीं है। लेकिन दादी का केस में क्या होता है मालूम है, दादी को 100% पता है कि लड़का, इसका पापा मतलब तुम्हारा पापा, लड़का मेरा ही है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम उन्हीं का ही लड़का हो। हाँ, ये बहुत पुराना टाइम पे पार्टनर सिलेक्शन होता था,
तो बेटी का बेटा हाँ। तो प्योर है, मेरी बेटी है, कोई डाउट नहीं, उसका बेटा है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि औरतों को कभी डाउट नहीं होता, हाँ, समझे। लेकिन अगर बेटे का बेटा हुआ, हाँ, ठीक है, तो मेरा बेटा है, उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ। लेकिन बेटे का बेटा है, ये थोड़ा सा डाउट वाली बात हो गई, क्योंकि औरत का प्योरिटी उस टाइम पे भी क्वेश्चन किया जाता था, समझे आप। तो वो जेनेटिक फ्लो उस तरीके से थोड़ा डाउटफुल रहा, इसलिए दादी का तुम्हारे साथ का जो टच है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये उन्हें पता नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता है, बट इट नेचुरली ये बाय नेचुरली हो जाता है। ओके। इसलिए ये लग रहा है कि नानी प्योरली तुम्हें सिखाएगी, नानी तुम्हारा पेट भर भर के तुम्हें भेजेंगे। लेकिन दादी की ओर से ऐसा लगता है कि हमें लगता है हाँ। कि भाई यार थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, दादी को भी चीज फील नहीं होती, Feel नहीं होती। क्योंकि वो बाय नेचर बाय नेचुरल, ये बायोलॉजी है, ये इवोल्यूशन के अंदर रखा है। उसको भी नहीं होता कि मुझे मैं कुछ कहीं कुछ कर रही हूँ या कहीं मेरे हाँ। मन में ऐसा कुछ है। सोसाइटी प्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बिल्टअप ऐसा रखा गया कि भाई ये मेरा बेटे का बेटा नहीं हो तो मैं जो दे रही हूँ या फिर जो भी मैं मेहनत करूँ इसके ऊपर वो बेकार जाएगा। मैं क्यों दूसरा जेनेटिक्स को या दूसरा किसी का भी जेनेटिक्स को परवरिश करूं, ये क्वेश्चन हमारा इवोल्यूशन ने रखा है। हम अभी इस नजरिए से नहीं देखते, लेकिन ये जो फीलिंग्स हमारे जो पीछे है वो इस तरीके से आएगा। हाँ जी। तो दादा दादी का एक बहुत बड़ा रोल है पेरेंटिंग में, लेकिन समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं करे। वापस घूम फिर के आते हैं दादा दादी पे और बाकी जो ग्रैंड पेरेंट्स उन पे। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चा किसी घर में आ रहा है तो उनको भी इक्वली एजुकेट करने की जरूरत है, दादा दादी को, नाना नानी को एक्चुअली। एनी क्वेश्चन? मतलब अभी हम इसका इस जो कंक्लूजन है इस बात का वो ये निकाल सकते हैं कि अगर बच्चा किसी घर में आ रहा है और उस घर में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, नहीं देखो मैं समझ गया, एक्चुअली उनको हम अभी एजुकेट नहीं कर सकते। हाँ वो नहीं समझेगा। हाँ, क्योंकि तुम 26 ईयर्स के बाद पेरेंटिंग की बात कर रहा हूँ, तो 25 ईयर्स तक तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो डिसीजन लेने का जो क्षमता जिसका है, जो दिमाग का है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो डेवलप हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। अभी 26वां साल में ये ज्यादातर चीजों को एक्सेप्ट करना छोड़ देता है। और वो तो दादा दादी है, उनका तो 60-70 साल का एक्सपीरियंस है, वो उन्होंने जो पकड़ा वो पकड़ा भाई, वो ईगो पे ले लेंगे, वो ईगो पे ले लेंगे। इसलिए बेटर है कि उनको चेंज ना करे, पर लेकिन बातचीत तो करनी पड़ेगी। नहीं, वो बातचीत नहीं, मैं बताता हूँ कि कोई कोई चीजों को उनको देखो, मतलब पार्टीशन करता हूँ कि खाने खिलाने का या स्टोरी बताने का या फिर बाहर घुमाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, ओके, एजुकेशन का, पेरेंट मीटिंग का सब रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। इस तरह से कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बांटो, उसमें उनका ईगो ज्यादा हर्ट नहीं होगा, ओके, वरना क्लैशेस हो सकता है घर में सोसाइटी, घर में अरे बहुत बड़ा क्लेश हो जाएगा, तो वो क्लेश तो कोई भी नहीं चाहेंगे। सही बात। बच्चा थोड़ा बिगड़ जाएगा बाद में सुधार देंगे, हाँ। लेकिन घर पे क्लेश नहीं चाहिए, पेरेंट तो यही जाएंगे। सही बात। तो ऐसे हम मान के भी चलते हैं, कुछ कहीं कहीं हमने देखा भी है कि पेरेंटिंग में स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अब मुझसे ज्यादा आपको अच्छी तरह पता हो कौन कौन स्टेजेस होते हैं अपने बच्चे को परवरिश करने के, तो कौन कौन से स्टेजेस हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, यानी कौन कौन से रोल मॉडल्स एज ए पेरेंट्स को निभाने चाहिए अपने बच्चे को बड़ा करने में कुछ एज तक। तो मैं ऐसा रिवर्ट करना चाहूंगा, बच्चों का जो 0 से लेके 7 साल तक का, 8 से लेके 15 साल तक का, तो 15 से फिर है वो 15 से 21-22 के आसपास, 7 साल का 7 ईयर्स का आपने गैप रख सकते हैं। उसमें जो 0 से लेके 1 तक भी कुछ जो करना है वो भी है, तो 1 से लेके 5 तक जो करना है वो भी है, 5 से लेके 7 तक जो करना है वो भी है। ऐसा बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, इन सब के अंदर जाएंगे तो ये सब को दिमाग में रखते हुए पेरेंट्स पेरेंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए जनरल आइडियाज दे सकते हैं कि भाई ये टाइम पीरियड में क्या किया जाए, ये टाइम पीरियड में क्या किया जाए। आसान 0 से लेके 7 तक इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है। ओके, 0 से 7 की तक, 0 से लेके 7 तक इमोशनली बच्चे को तैयार करना है, मैच्योरिटी लाना है, इमोशंस को पहचानना है। कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे आप 0 से लेके 2 तक और 3 तक का जो टोडलर्स होते हैं उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो तो एक टिकते ही नहीं है। हाँ, टिकते इसलिए नहीं है क्योंकि उनका ब्रेन उन्हें कह रहा है कि वो करो, वो दौड़ता रहता है, भागता रहता है, ये सब कुछ करता रहता है, उनका ब्रेन कह रहा है, जबकि उस ब्रेन को, उसका जो ब्रेन का एनर्जी है
उसको समझाना पड़ेगा कि भाई आपने ये जो किया वो गलत है, ये सही है। मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, जब बच्चा जन्म लेता है ना, बेसिक से करते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है ना, अगर उसको हमेशा डांटेंगे ना, डांटेंगे और केयर टेकर से दूर रखेंगे, तो उसको ऐसा लगेगा सर्वाइवल मोड ऑन करो। सर्वाइवल मोड ऑन करना मतलब क्या होता है, मैं कहीं गलत जगह पे पैदा हुआ हूं, मेरे आजू बाजू हर जगह डेंजर है, ठीक है, और मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा, तो जिसके हिसाब से विकास ही नहीं होगा। इसलिए शायद वो बच्चा डरा हमेशा डर रहेगा, हमेशा रहेगा वो। हमेशा अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी डाउन रहेगा, खुद को खोल नहीं सकेंगे, इंट्रोवर्ट रहेंगे। ऐसा जो मैंने सबसे पहले जो बात की थी, तब मैंने इसलिए ये बताया, बच्चे को केयरटेकर के साथ रखना पड़ता है, मम्मी के साथ, पापा के साथ रखना पड़ता है। फिजिकल टच तो बहुत जरूरी है, उसका इमोशनल रिक्वायरमेंट्स को समझने वाला एक व्यक्ति होना जरूरी है। अगर नहीं समझे तो उसको ऐसा लगेगा कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है, तो वो बिल्कुल चीजें शेयर करना बंद कर देंगे बच्चे, बंद कर देंगे। छोटे बच्चे भी शेयर करते हैं, पैदा हुआ जो बच्चा है ना, 2-4 दिन का भी बच्चा, वो भी शेयर करता है अपना स्माइल से, अपने रोने से, ठीक है, या फिर आंखें मिलाने से, वो सबसे भी वो शेयर करना चाहता है, और सिर्फ मम्मी ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। मम्मी को ही पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा कहना क्या चाहता है। तो बचपन से अगर अच्छे से केयर मिला ना, अच्छे से केयर मिला टच के साथ, तो बच्चे का पूरा विकास अच्छे से होगा कि भाई मैं एक सुरक्षित हाथों में हूं, मेरे आजू बाजू कोई डेंजर नहीं है। तो दिमाग को वो सर्वाइवल मोड ऑफ रख के अपने आप को डेवलप करने का मौका बहुत मिलता है। सही एक्सपोजर ले सकता है बच्चा, सही एक्सपोजर सीख सकता है। ये चीज जो बचपन में जो अपने इतना छोटे में जो अपने बच्चों के साथ किया ना, ये आगे भी काम में आता है। 0 से लेकर 7 तक अगर आपने उसको डांटा, अगर आपने उसको मारने की कोशिश की, या फिर उसको स्ट्रेस में रखा गया, तब भी सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं खुल नहीं सकता। अगर ये चीज ज्यादा मात्रा में की जाए तो, हाँ, ज्यादा मात्रा में नहीं, इसकी कोई मात्रा ही नहीं है। नहीं, मतलब जैसे कि आप 1-2 थप्पड़ लगाना वाले बात तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। अगर आप गुस्से में आते हो तो बस आजकल यही होता है कि थप्पड़ मारो या फिर डराओ। आजकल तो वैसा बहुत कम देखने को मिला, आजकल मारते ही नहीं है। आप इसलिए कम करिए क्योंकि अभी पता चलने लगा है ये लोगों को कि और अभी नहीं करना है। जैसे कि मारना कम हो गया तो ओवर प्रोटेक्शन बढ़ गया, ओवरली बहुत ज्यादा प्यार बढ़ गया। एक्चुअली मैं बताता हूँ, एक्चुअली बच्चे जिद्दी ज्यादा हो गए। 0 से लेके 7 तक का जो एक जो टाइम है, उस टाइम पे आपको मार के ही सिखाना है, ये तो हमारा जो एनिमलिस्टिक फीलिंग है ना, वो कहते हैं। क्योंकि उस टाइम पे, यानी मैं बात कर रहा हूँ बहुत सालों पहले, 40-50 हजार साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स के साथ पूरा झुंड को एक साथ रखने के लिए, पूरा झुंड को एक साथ रखे, क्योंकि झुंड से बाहर यानी खतरा। सही बात है। दोबारा जैसे आजकल जैसा बिल्डिंग और फ्लैट या घर तो ऐसा है, तो नहीं था। सही बात है। चारों बाजू जंगल है, तो उस टाइम पे डरा बुरा के बच्चों को अंदर रखना पड़ता था। ग्रुप कैप्टन कभी कभी मारना ही पड़ता था, खींचना पड़ता। उस टाइम पे थोड़ी मालूम है उसका इमोशन क्या है। सही बात। वो आगे जाके एनिमल ही बनना है, आगे जाके इंसान बनना है। हाँ, सही बात। उस समय आगे किसको, अभी तुमको आगे जाके इंसान बनना है ना, सिविक सेंस तुमको चाहिए ना। उस टाइम पे सिविक सेंस नहीं चाहिए, उस टाइम पे मारपीट करके अंदर रखना सही था। आज भी तुम वही एनिमल बन के, वही एनिमल इंस्टिंक्ट के साथ बच्चों को मारपीट करके अंदर रखना चाहेंगे, तो ये थोड़ी सी गलत बात है। तो उसको सुधार लाना पड़ता है। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि भाई पनिशमेंट नहीं, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो सही तरीका क्या है? बच्चा बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, बहुत ज्यादा, जैसे कि अभी देखा है ना कि मॉल में लेके जाते हैं और बच्चा कोई चीज के लिए जिद कर रहा है, लेट रहा है, एक्चुअली मैंने देखा है, लेट रहा है, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो उसका तरीका क्या है टैकल करने का? उसको बताता हूँ। एक्चुअली आपके पास में बच्चा जिद के साथ तो पैदा नहीं हुआ था ना, पैदा हुआ तब से तुम्हारे साथ ही है। तो कहीं ना कहीं ये जिद करने का तरीका जो है वो सीखा है। नहीं सीखा ऐसा तो है नहीं, सीखा है, बराबर ना, सिखाया गया होगा। एवरीथिंग इज इंड्यूस्ड। तो जब बच्चा बहुत छोटा था, तब से उसका रिवायरिंग आपने शुरू किया। तो ये जिद करने के लिए, अभी मैं एक एग्जांपल पूछूं, कभी भी बच्चा मॉल में जो तुमने बच्चा देखा होगा, उसने कभी भी ये दीवार पे चढ़ना है ऐसा करके तो जिद किया नहीं होगा। मेरे को उड़ना है पंछियों की तरह, ऐसा तो जिद किया नहीं होगा। वो कैसे सीखा होगा? वो क्यों नहीं मांग रहे? वो यदि मुझे दीवार पे चढ़ना है या फिर मुझे उड़ना है, मुझे पानी के अंदर ही रहना है,
मुझे रहना है पानी के नीचे, क्यों वो नहीं बोल रहे हो? मुझे हमेशा ऊंधा चलना है, उल्टा हाथ में चलना है। ये विचार तो बच्चे के दिमाग में आते ही नहीं है, क्यों? बाय नेचुरली उसके अंदर बिल्टअप किया गया कि ये नहीं मिलेगा। किसने हाँ। बिल्टअप किया? नेचर ने, हाँ। या फिर पारिवारिक माहौल ने, या फिर तुम एज ए पेरेंट तुमने। ठीक है ना? तो इस तरीके से चीजों को नेचुरली उनके अंदर बिल्टअप किया जाना चाहिए कि भाई ये नहीं होगा। आपको मॉल में वो गाड़ी चलानी है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उसके अंदर डेंजर हो तो 3 चीजें, एक तो कंप्लीटली ना, दूसरा है मीडियम लेवल पे तुम कुछ ना कुछ अलो कर सकते हैं, तीसरा है हर चीज को ना बोलना भी गलत नहीं है। कुछ चीजों के लिए हाँ सही मीडियम चीज और ना, है। हाँ सही चीज हो तो तुमको परत आना चाहिए हाँ आना parents चाहिए के कि लिए भाई सही क्या है। हाँ क्या सही है क्या गलत है। हर चीज ना बोलेंगे तो फिर मेरे बच्चों को भी यही लगेगा कि हर चीज को ना बोलना ही सही है। पेरेंट्स से हमने तो यही सीखा है, ना बोल दो, कहीं चलना है ना, क्योंकि हमें तो ना बोलना सिखाया गया है। सही बात। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है बाद में डेवलप होके तुम्हें बोलेंगे कि पेरेंट ने जो सिखाया था वो गलत है, अब सही बोलो, डिसीजन लेने का क्षमता तब आएगा। लेकिन तब तक तो दिमाग इमोशनल कंट्रोल करता है। बच्चों का दिमाग सिर्फ इमोशनल चीजों को एक्सेप्ट करता है। पहले उसने बोलना नहीं सिखाया था, बोलना नहीं सीखा था, उसने क्या सिखाया? उसने क्या कम्युनिकेट किया आपके साथ? उसने जेस्चर वगैरह देखा है। उसने आपके साथ सिर्फ रोया, हाँ। आपको देख के रोया या रोते हुए जन्म लिया। तो रोना मतलब क्या हुआ? उसका एक इमोशनल एक्सप्रेशन है, वो लैंग्वेज को तुमने समझा। इसी तरह बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ ही आगे बढ़ता है। बाद में कैलकुलेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीजें बाद में दिमाग पता लगाता है कि भाई यहाँ फालतू का क्यों रोना है। आपने देखा होगा, मेरा बच्चा जब 4 साल से लेकर 6 साल का था, वो फालतू को दौड़ता था। समझो शादी में जाते हैं, ऑफिस में जाता है, दौड़ता रहता है। हाँ, बच्चों तो ऐसे शादी में दौड़ते रहते हैं। लेकिन अब जब जाता है ना तो उसको ऐसा लगता है क्यों दौड़े, क्यों दौड़ना है, इसका क्या मिलेगा? एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता है, वहां से दूसरे बच्चे के साथ तीसरी जगह दौड़ता है। इसका क्या मतलब है? अभी मेरा बेटा 9 साल का है, अब उसको दौड़ने का मन ही नहीं करता। मैं कभी उसको पूछता हूँ अभी तेरे को दौड़ना नहीं है, तो पापा क्या पूछते हो आप? तो मतलब उसका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो भी काम करने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि भाई फालतू मत दौड़ो। उसका इमोशनल दिमाग ही कहता है कि दौड़ो, लेकिन कॉर्टेक्स ये कह रहा है कि भाई मत दौड़ो। तो इस तरह धीरे धीरे आप बचपन से उसको ट्रेन करो कि भाई ये चीज है और ये चीज नहीं है, तो शायद वो जिद वाला जो बच्चा है ना, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। डांट से या मार से नहीं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर उस तरह से किया, उसको ऐसा लगेगा कि मैं खराब माहौल में आया हूँ, डेंजरस माहौल में आया हूँ, दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, रजीश आपका तो बच्चा है नहीं, ठीक है, लेकिन कोई और बच्चा रोएगा ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे अंदर का जो बच्चों को पैसिफाई करने का जो कैरेक्टर है वो डेवलप अपने आप आ जाता है। मन करता है कि क्यों रो रहा है भाई, क्या दिक्कत है उसको। एग्जैक्टली, तो उसको चुप करवाने का मन आपको अपने आप आ जाता है। ये हर इंसान के साथ है। और जब भी आप बच्चों के साथ मिलते हैं ना, तो स्माइल के साथ ही मिलते हैं। कभी भी एकदम सीरियस कन्वर्सेशन के साथ बच्चों के साथ मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह बच्चे हैं उस तरह इवोल्यूशन ने तुम्हारे अंदर भी एक ऐसा फीलिंग डाला है कि बच्चों से बात करते टाइम पे आहिस्ता बात करो, झुक के बात करो, स्माइल के साथ बात करो। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये लगे नहीं कि दुनिया बहुत खतरनाक है और डरावना है। हो सकता है आगे चल के इसी बात से उनका मानसिक या जो भी संतुलन बिगड़ जाएगा, तो इससे विकास रुक जाए, उनका विकास रुक जाए। तो हर जगह से इस तरह के माहौल उसको मिलेगा, तो इट्स नॉट गुड फॉर हिम। तो वो इवोल्यूशन ने पेरेंट के अंदर भी, किसी भी इंसान के अंदर भी और बच्चे के अंदर भी ये डाल दिया है कि भाई आपस में तालमेल के साथ जाओ। ये सब के सब पेरेंटिंग पे ऊपर जाता है, बचपन से जो तुमने एक्सपोजर दिया उसके ऊपर जाता है। इसमें बात कर रहे थे हम लोग इमोशनल मैच्योरिटी। एक बात है, तो वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पूछा था स्टेजेस, हाँ स्टेजेस में ऐसा है कि 0 से लेकर 7 तक जैसे आपने इमोशनल मैच्योरिटी लाने की कोशिश की थी, उसके बाद 8 से लेकर 15 तक आपको डिसिप्लिन लाना है। पेरेंट्स क्या समझते हैं, कभी कभी ओबीडियंस को डिसिप्लिन समझ लेते हैं। वो डर के करता है बच्चा। हाँ, बोलने से अगर बच्चा खड़ा हुआ सही से तो दैट इज कॉल्ड ओबीडियंस। उसको अंदर से अगर फीलिंग आया कि मुझे सही से खड़ा रहना है, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तो ओबीडियंस जरूरी है स्कूल वगैरह या फिर ऐसा कोई माहौल में जहाँ पे ओबीडियंट होकर रहना पड़ता है, लेकिन डिसिप्लिन उससे अच्छा कि डिसिप्लिन में अंदर से जनरेट होता है कि भाई हाँ
आई शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, कि मुझे यहाँ पे खड़ा रहना है सही से। तो बच्चों में कैसे इंड्यूस करने की चीजें, डिसिप्लिन जैसे फीलिंग या ये discipline? उम्र में हो सकता है। अभी जैसे 0 से लेकर 7 तक तुम उसके अंदर लैंग्वेज, इमोशन, ये सब चीजें बढ़ रही, क्योंकि उस टाइम पे उसका न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा जुड़ता है। जिस लाइन में तुम उसको ले जाना चाहते हो उस लाइन में वो आ ही जाएगा, थ्रू नहीं होता है। मैं भी लिंक कर पा रहा हूँ। मेरे फादर आर्मी में थे, तो उन्होंने क्या, मुझे सुबह उठाने की कोशिश की हमेशा, सुबह उठाने की बहुत, तब लगता था यार कौन रोज रोज सुबह उठता है, लेकिन आज वो चीजें मेरे कहीं ना कहीं काम आ रही एक्चुअली में, मेरी चीजें। एग्जैक्टली। अभी देखो मेरे सोसाइटी का एक बहुत पर बड़ा, ये तो क्या मेरे बोझ हो गया एक्चुअली में, मुझे लगता है कि जबरदस्ती उठा गया इसलिए मैं डिसिप्लिन बन गया या मेरे को आदत पड़ गई है। पर सही तरीका क्या है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने का? मैं बताता हूँ। ये जो तुमने सुबह उठाने की बात की ना, ये दरअसल अभी आजकल चलो ठीक है, पेरेंट्स मान लेते हैं कि सुबह सुबह उठना चाहिए, एक्स्ट्रा हाँ। टाइम। ये जो सुबह का जो स्लीप है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है। रेम बोलते हैं इसको, REM, रैपिड आई मूवमेंट के साथ जब हम अच्छे सपना देखते हैं तो उसमें काफी सारे डेवलपमेंट होता है बॉडी में, मेमोरी को लेके, दिमाग का विकास को लेके काफी कुछ होता है। लेकिन हम आजकल बच्चों में थोड़ा सा लेट उठे तो चलेगा। अच्छा। हाँ, 6 बजे तो 4:30 5 बजे उठा के ये जो करना है वो थोड़ा सा 6 तक करेंगे तो मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक स्लीप पैटर्न को स्टडी किया है वो आगे हम आगे टॉपिक्स में लेंगे। तो स्लीप पैटर्न को जैसे जितना मैंने स्टडी किया उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 5-6 बजे तक भी अगर बच्चा सोए तो चलेगा। और डिसिप्लिन की बात है, वो सुबह तो के कराने जैसा नहीं है। उठा के सुबह 6-5:30 बजे उठ के या उठा के, वो तो आर्मी डिसिप्लिन है जो आप बात कर रहे हो। पर अच्छी चीजों के लिए भी बच्चों को उत्साहित कैसे करें कि उनकी हैबिट बन जाए आगे चल के? क्योंकि मेरे पास लगता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ ना, जल्दी उठता हूँ, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं जल्दी खत्म कर लेता हूँ। अगर यही सोचो कि अगर मैं 10 बजे उठता हूँ, यार आजकल 9 बजे उठते हैं लोग, तो कितना सारा बर्डन होता है उनके ऊपर। तो अगर मैं इन सब से कंपेयर करूँ तो मेरी हैबिट अच्छी है, क्योंकि मैं जल्दी उठता हूँ, मेरे काम जल्दी खत्म होते हैं, हर चीज जल्दी स्टार्ट हो जाती है, मैं अपने काम पे ध्यान दे पाता हूँ मैं। तो ये डिसिप्लिन आया है, मैं बोलो बच्चों में इंड्यूस कैसे करें, क्या हैबिट्स डालें, कैसे बताएं समझाएं कि भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है? क्योंकि बच्चों में क्या होता है, ज्यादा तो अपोजिट ही करते हैं बच्चे, तो ये मैंने बहुत लोगों को सुना है। एक्चुअली अभी जो आपने जो सोच रहे कंपेयर कर रहे हैं वो आज का आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं। आज आप सोच रहे हैं इतने एज के बाद, इतना मेच्योरिटी के साथ आप सोच रहे हैं कि अभी मुझे सुबह उठना चाहिए ताकि बाकी लोगों से मुझे 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है और मैं काम खत्म कर लूंगा 10 मिनट जल्दी। लेकिन बच्चों को इतना जल्दी उठ के कौन सा काम खत्म करना है, समझो। अभी ये जो एकेडमिक प्रेशर उनके अंदर जो डाला गया है वो एक्चुअल में हमें पता है कि कितना काम आता है आगे जाके। ठीक है, दिमाग का विकास का जो बच्चों का चाइल्डहुड में जो दिमाग का विकास को ऐसा 3 फील्ड में हमने जैसे किया था, अभी अपने क्लासिफिकेशन किया था। कैसे? इमोशनल किया नहीं, जैसे अभी करने वाले थे स्टेजेस पूछा था, स्टेजेस पूछा था। स्टेजेस के अंदर मैंने एज वाइज तो मैंने बता दिया कि 0 से 7, 8 से 15, 15 से 21, 22 के आसपास का मैंने स्टेज बता दिया। उसके अंदर जो सबसे पहला वाला जो था ना, वो मैंने बता दिया कि इमोशंस। दूसरा वाला जो है उसको मैंने बता दिया डिसिप्लिन। तीसरा जो है वो स्किल है। तो जो आप बता रहे हो स्किल डेवलपमेंट वगैरह जो है 15-16 साल के बाद अगर डेवलप करना शुरू करा तो अच्छा। पर ये अगर हम आज से ही अगर बच्चों को डिसिप्लिन बनाएंगे तो आज 15-16 साल के बाद हम स्किल डेवलप करवाएंगे उससे, तो ये डिसिप्लिन काम आएगा ना उसकी। एग्जैक्टली, तभी तो मैं 8 साल से 15 साल के बीच में डिसिप्लिन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये डिसिप्लिन जो चीजें हैं, ये उसमें डाले कैसे चीजें में, ये क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि उसमें ये चीज इंड्यूस कैसे करें, बच्चों को बताए कैसे कि भाई ये डिसिप्लिन बना के रखना है तुम जीवन में, तो आगे चल के तुम्हारे काम आएगा ये। तो बच्चे क्या जल्दी सुनते नहीं एक्चुअली में, सुनते हैं तो जिद करते हैं कि नहीं नहीं, वो हमेशा पेरेंट्स से उल्टा ही चलते हैं, कि पता नहीं क्यों चलते, मालूम नहीं, मुझे तो नहीं पता। नहीं, उल्टा चलना मतलब देखो 40 बच्चों में अगर देखा जाए तो 15 बच्चे ऐसे होंगे या 10 से 15 बच्चे ऐसे होंगे थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है। बाकी तो मेन स्ट्रीम में चलने वाला जैसा मैं स्कूल में देख रहा हूँ ऐसा देखा जाए तो मेन स्ट्रीम में जो चल रहा है इसका मतलब ये है कि वो एकेडमिक परफॉर्मेंस में अच्छा होगा तो कहीं और खराब होगा। तो टोटल ओवरऑल डिसिप्लिन ये है कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स, स्टडीज इन सब में अच्छा हो। ठीक है, तो ये इन सब में एक डिसिप्लिन होता है। अब डिसिप्लिन डिफाइन किया जाता है जिस माहौल में तुम घुल मिल जाते हो, जिस माहौल में तुम जाते हो उस हिसाब से डिसिप्लिन होता है। अब देखिए, स्कूल में स्टडी करने वाला एक लड़का है, उसका 7 मैंने अभी बताया था 0 से लेकर 7 साल तक उसका इमोशनल इंटेलिजेंस तो आ ही गया। तो अगला है डिसिप्लिन का मोड। डिसिप्लिन का मतलब मोड का मतलब होता है हमारा इमोशंस पे कंट्रोल करना। इमोशंस का फ्लड है एक्चुअल में देखा जाए। इमोशंस बोलो तो काई, ठीक है, हैप्पीनेस, गुस्सा,
जेलसी, ये सब कुछ आता है। इन सब के ऊपर अगर तुमने कंट्रोल करना सीखा तो यू आर डिसिप्लिन्ड। तो पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, पेरेंट्स को उनकी लैंग्वेज डिकोड करना आना चाहिए, पूछना चाहिए। उसके लिए एक तरीका है। अब 0 से लेकर 7 तक का एज में तुमने बच्चों को पूछा कि तुम इमोशन को नाम दो, अभी तुम्हें क्या लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो ये एक तरीका है कि अगर बच्चे ने बता दिया, अगर उन्होंने अपना इमोशन को पहचान लिया, तो इमोशन को पहचानने के लिए भी एक दिमाग की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ एक अपर लेवल का दिमाग की बात, जो इमोशनल कंट्रोल के बाहर है। बच्चों में पहले जब इमोशनल हम सिखाएंगे, इमोशन हो गए तो ही एक दूसरे को समझ पाएंगे। बिल्कुल इमोशनलेस होगा तो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, ना ही उसको भी कोई समझेंगे। बिल्कुल इमोशनलेस नहीं बनाना, पहले इमोशंस को समझना पड़ेगा, इमोशंस को नाम देना पड़ेगा कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या आपको ये अच्छा लगा बेटा? ठीक। आपको ये इसमें हैप्पीनेस हुआ? हाँ हैप्पीनेस हुआ। आपने किसी के साथ शेयरिंग किया था? हाँ किया था। तब आपको क्या लगा? सेटिस्फैक्शन। ठीक है। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आज आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, दूसरे का बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? तब आपको क्या फीलिंग हुआ? थोड़ा सा जेलसी हुआ मम्मी। तो ये सारे चीजों को वो नाम देना सीखता है। सही है। तो इमोशन को नाम दे दिया तो वो अब पहचानने लग जाता है। एक बार नाम दे दिया, पहचान लिया, उसके बाद है इस इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना। तो एक और अपर दिमाग का डेवलपमेंट कर रहे हैं बच्चे। तो वो जरूरी है। जब बच्चे इमोशंस को भी समझ लिया और ये इमोशंस को कंट्रोल करने वाला एक और दिमाग का डेवलपमेंट करेंगे, तब जाके वो डिसिप्लिन होगा। एक्चुअल में डिसिप्लिन का डेफिनेशन क्या है? तुम्हारा इमोशंस को कंट्रोल करना। एग्जैक्टली। तुम्हें अभी हंसने का मन कर रहा है, लेकिन आई कंट्रोल माई सेल्फ। पहले बच्चे क्या, जहाँ पे उनको वॉशरूम लगता है वहीं पे वो वॉशरूम कर लेते हैं। जैसे 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे क्या होते हैं, वहीं वॉशरूम कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद में उसका बॉडी ने इसको कंट्रोल किया ना, सिखाते हैं, पेरेंट बॉडी भी सिखाते हैं, नेचर भी सिखाते हैं, हर कोई सिखा देते हैं। लेकिन वो अपना इमोशन, अपने फीलिंग्स पे, अपना जो बॉडीली जो एनिमलिस्टिक जो फीलिंग्स है उसके ऊपर हम कंट्रोल कर देते हैं। उसके बाद है जैसे 8 से लेके 15 तक का तो ये डिसिप्लिन हो गया। उसमें टीनेजर भी आ गया। टीनेज में डिसिप्लिन को कंट्रोल, अगर आपने पहले से डिसिप्लिन हो गए तो टीनेज में बच्चों को कंट्रोल करने में बहुत आसानी होगी। 15 के बाद फिर क्या? स्किल। क्योंकि तुम ये सब एजुकेशन के बाद, ये सब पेरेंटिंग के बाद बाहर बेचोगे क्या? जियोगे कैसे? अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मार्केट में अच्छा बिकेगा। हाँ, तो तुम क्या बन के बाहर जाओगे? कोई तुम्हें लोगे तो सही ना, तुम्हें कोई खरीदोगे तो सही। जैसे तुम्हारे मार्केट में कुछ तो वैल्यू होगा। ऐसे पर्सन तुम मार्केट में आओगे तो तुम्हारे पास कोई स्किल ही नहीं है तो क्या मतलब रहा? तो एग्जैक्टली 11th और 12th के बाद, जैसे 15 साल 16 साल के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ना कुछ स्किल होना चाहिए। वो भी आज के दुनिया में काम का हो, ऐसा कोई स्किल डेवलपमेंट भी इस एज में किया जा सकता है।